नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं रविनेश आपके अपने पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस खास बातचीत में हम बात करेंगे 71st बीपीएससी की तिथि के बारे में और ये भी जानेंगे कि पीटी की परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस बातचीत को सफल बनाने के लिए बीपीएससी यानी सिविल सेवा के एक्सपर्ट शिक्षक और केवीसी आईएएस एकेडमी के फाउंडर रोहित सर हमारे साथ हैं। तो आइए रोहित सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे प्यारे दर्शकों को बताइए और ये भी बताइए कि कैसे आपके मन में केवीसी आईएएस एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल आया। सो ये आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही एक तरीके के कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के राजेंद्र नगर से होती है। राजेंद्र नगर में हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मुखर्जी नगर, और तैयारी करने के बाद कई साल तैयारी किया, कई अटेम्प्ट्स दिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे फेजेस को हमने पास किया और फिर हमारी रुझान जो है सिविल सर्विसेज के प्रति हुआ। और आप इसे दुर्भाग्य भी कर सकते हैं और सौभाग्य भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य इसलिए कि शायद मैं सिविल सर्विसेज के मेन लिस्ट में मेरा नाम ना आना, और सौभाग्य इसलिए भी क्योंकि अगर नाम आता तो शायद मैं इतना बेहतर आज सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में काम नहीं कर पाता। मैंने करीब 20 राज्यों में पढ़ाए हैं, 22 से 25 शहरों में मैंने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाया है। इंडियन इकोनॉमिक्स जैसे महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल हुआ और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में हमने अध्यापन किया है, हमने पढ़ाया है। कहीं ना कहीं पूरा भारत। हाँ, कहीं ना कहीं पूरा। ये मैंने मुझे एक स्वप्न था भारत दर्शन का। सिविल सर्विसेज के थ्रू, लबासना के थ्रू अगर भारत दर्शन होता तो और भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होता, परंतु प्रकृति ने कहा कि भाई लबासना नहीं तो सही, इसी के माध्यम से आप पूरी भारत दर्शन करो। और मैंने 20 राज्यों में पढ़ाया तो भारत दर्शन संपूर्णतः हुआ। लेकिन एक राज्य अछूता था और वो राज्य था बिहार। अच्छा। जब हमने बिहार में आया, बिहार में आने के बाद यहाँ के वासी को, यहाँ के पढ़ाई को, यहाँ के लोगों को देखा तो यहाँ पर जुनून तो है परंतु सही मार्गदर्शन नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया कि क्यों न केवीसी आईएएस एकेडमी को यहाँ पर स्थापित किया जाए और यहाँ के बच्चों को, जो किसी जमाने में सबसे अधिक आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर बिहार राज्य दिया करता और जिस तरीके से वो डिक्लाइन के फेज में है, यहाँ पर काम किया जाए। तो हम लोग सिविल सर्विसेज, बीपीएससी और यूपीएससी के लिए हम बिहार में इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है और बहुत ही बेहतर तरीके, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में, एक स्टैंडर्ड वे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, ताकि जो है आने वाला कल जो है पटना भी पूरी भारत का शिक्षा का हब बन सके। मतलब आप डेडिकेटेड हैं कि पटना को शिक्षा का हब बना के ही रखना। वास्तविक रूप से बिहार राज्य में आप एक देखोगे, आप तो बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन सर्विस सेक्टर में बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसी जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय इस भारतवर्ष की विश्वविद्यालय बिहार राज्य में थी, नालंदा विश्वविद्यालय। वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो बिहार की जो भूमि है, सदियों से ये भूमि शिक्षा की भूमि रही है। आज वर्तमान समय में शायद ये राज्य डाइवर्टेड है, मिसगाइडेड है, या फिर कहे कि उस तरीके का दिशा उसे नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से अशिक्षा के अंधकार में पूरी तरीके से विलुप्त होता हुआ दिख रहा है। और ये हम सबका कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं इस राज्य को फिर से एक तरीके से रीस्टार्ट किया जाए, रीइंट्रोड्यूस किया जाए और शिक्षा का हब बनाया जाए। अगर बिहार शिक्षा का हब आज नहीं बनाने की बात कर रहा हूं, ये सदियों की बात है। पूरी दुनिया में जहां शिक्षा नहीं होती थी, वो मगध में शिक्षा था, वो वैशाली में था, वो विक्रमशिला में था, वो नालंदा में था, है कि नहीं? तो क्यों ना पटना, सबसे अधिक बच्चे पढ़ाई करने वाले बिहार से हैं। अन्य राज्यों की भी अगर बात करें इसके तुलना में, तो पटना को शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, विरासत है और ये नहीं अंतरराष्ट्रीय, और इससे बिहार को भी एक नई पहचान मिलेगा। तो जाहिर सी
है कि इन सभी चीजों को हम लोगों को बेहतर करने की आवश्यकता है और ये सब हम सब मिलकर के ही इसे संभव कर सकते हैं। अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि अन्य राज्यों में जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में जो आपको, बिहार तो एक गरीब राज्य है, गरीबी के पीछे भी कारण है, अशिक्षित है आपका, तो मैं कहता हूं कि अगर उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म यहां पर मिल जाए तो अन्य जगह माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो सर बात कर लिए हम लोग केवीसीआईएस एकेडमी के बारे में। जी। जरा सा हमारे प्यारे दर्शकों को ये भी बताइए कि केवीसीआईएस एकेडमी में बच्चे कैसे डायरेक्ट जुड़ सकें, आपसे कैसे मिल सकें? मुझसे मिलने के लिए अगर हम बात करें कि केवीसीआईएस एकेडमी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट केवीसीआईएस एकेडमी जो एक संस्थान नहीं है, एक प्रोजेक्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रही है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ी पूंजीवादी विचारधारा से मैं अलग हूं, सोशलिज्म की भावना मेरे अंदर में, समाजवाद की भावना है। तो वो सारे बच्चे जो गरीब हैं, जो वास्तविक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है ना, उनके लिए एकेडमी है ये आपका। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जिस बच्चे के पास पैसे बहुत कम है, क्योंकि मैंने वो अभाव देखे हैं, वो मैंने देखा है कि राजेंद्र नगर की गलियों में पैसे के अभाव में वो भटकता हुआ बालक जो है शिक्षा के लिए दर दर भटक रहा है और उसे नहीं मिलता। वो चाहता है सिविल सर्वेंट बनना, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेस्ट सीरीज भी अफोर्ड नहीं कर पाता, वो जो है मेंस आंसर राइटिंग नहीं अफोर्ड कर पाता, वो एनलाइटमेंट कर रहा है गौतम बुद्धा की तरह, वो भटक रहा है कि कोई मुझे एनलाइटेंड कर दे, पैसे के अभाव में वो ट्यूशंस भी पढ़ा रहा है। मैं उस अभाव को जानता हूं। ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास अभाव है, पढ़ना चाहते, उनके पास संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, चाहे फैमिली के हो, सोशल, इकोनॉमिकल। केवीसीआईएस एकेडमी उसको फुलफिल करेगी ही करेगी, क्योंकि वो मेरे अंडर में वो रन हो रहा है और ये मेरा संभवतः प्रयास है। दूसरी पॉइंट, हमसे जुड़ने के लिए जाहिर सी बात है, आप जाएं केवीसीआईएस एकेडमी को आप सर्च करें। ये आपको पटना के बोरिंग रोड चौराहा से जस्ट आगे आप जाएंगे, कुमार बुक सेंटर के पास है। आप ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब चैनल से डिस्क्रिप्शंस के जरिए जो है आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो नंबर आपको। ठीक है सर। अब मेरा अगला सवाल ये है सर कि अभी से ही मार्केट में ये डिलेमा बन रहा है कि 71st बीपीएससी का 1 मंथ के बाद एग्जाम होने वाला है, 2 मंथ के बाद एग्जाम होने वाला है, या सितंबर में हो जाएगा। आपका क्या उस पर पर्सपेक्टिव है, कब तक एग्जाम होने वाला है? मुझे ये बातें समझ में नहीं आती है कि इस प्रकार की बातें मार्केट में क्यों आती है। क्या एग्जाम कंडक्ट करवाना ये छात्रों के हाथ में है? क्या एग्जाम कंडक्ट करवाना आप कह सकते हैं कि हम शिक्षकों के हाथ में है? एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी कमीशन के पास है। तो जाहिर सी बातें हैं कि कमीशन का काम जो है कमीशन पर छोड़ दिया जाए और बच्चों का काम है कि आप एग्जाम कभी भी हो, आप अपनी तैयारी मोड में आप रहें। आप जो है डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो हर दिन अपने दिनचर्या को फॉलो करें। अगर इस तरीके की बातें आपके मन में आती है कि शायद 2 महीने बाद एग्जाम होगा या 3 महीने बाद एग्जाम होगा, इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के प्रति डिटर्मिनेंट नहीं है, आपको एग्जाम को लेकर चिंता है। आपको चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर मान लिया कि आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखें कि अगर एग्जाम आने वाले 1 महीने के अंदर में होता है तो 1 महीने में हम इस एग्जाम को देने के लिए तत्पर रहें, 2 महीने तो 2 महीने, 3 महीने तो 3 महीने। हम इस तरीके के प्रश्न हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम कब। ये कमीशन का काम है और कमीशन के काम कमीशन पर छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। आप अपने एग्जाम के प्रति फोकस, इस तरीके का माहौल जो है खास करके जो तैयार किया जाता है, एक वाणिज्य के तौर पर अगर देखा जाए, कमर्शियल पर्पस से किया जाता है कि बच्चों के मन में ये भ्रांतियां डाल दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। आपका सिंपल सी बात है कि भाई 2 महीने बाद होगा तो ये टेस्ट सीरीज ये कर लो, 3 महीने बाद होगा तो ये प्रोग्राम है, 4 महीने बाद होगा ये होगा। अब बच्चा जो है इससे कंफ्यूजन होगा। तो इस तरीके के रूमर्स पर मुझे लगता नहीं है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स का काम है, आप डेडिकेशन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉपर, और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा और कब
नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए हमारे प्यारे दर्शकों को भी ये बताइए कि पीटी का और पीटी की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए या फिर कहीं का नोट्स लेकर, या फिर टेस्ट सीरीज का क्या भूमिका है पीटी की तैयारी में? हाँ, प्रीलिम्स टेस्ट एक ये टेस्ट नहीं, एक एलिमिनेशन है 90% बच्चों को एग्जाम से एलिमिनेट करने का। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जाम एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकली, यानी कि एक स्ट्रैटेजी के साथ इसकी शुरुआत करनी है। अब आप कहेंगे कि सर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए प्रीलिम्स को लेकर? स्ट्रैटेजी होना चाहिए आप अध्ययन करें पर ब्लाइंडली नहीं। आप पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पिछले 10 और 15 साल के डेटा को आप निकाल करके आपको फाइंड आउट करना होगा कि बीपीएससी दरअसल किस टॉपिक पर फोकस कर रही है कि नहीं? दरअसल किस टॉपिक की बात कर रही है, किस टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिव्यू कर रही है। आप ब्लाइंडली एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को एनालिटिकली क्रिटिकली सोच नहीं रहे हो कि भैया एनसीईआरटी से अगर प्रश्न आएगा तो कहां से आएगा, कैसे आएगा। तो आप पढ़ो, आप पहले क्या करो कि 15 साल के सारे टॉपिक्स को निकालो कि ये जो खास करके बीपीएससी और यूपीएससी ने इस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्न बनाए हैं, और उस टॉपिक के सारे एनसीईआरटी या जो भी आपके पास मटेरियल है उसकी गहन आप अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा। दूसरी बात, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक आप विश्वास को बढ़ाता है, मॉक आपके अंदर में एलिमिनेशन टेक्निक को डेवलप करता है। मॉक जो है आपके अंदर में एक पोटेंशियल डेवलप करता है कि सपोज दैट अगर मुझे कम क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहा हूं उस एग्जाम में, तो अपने अटेम्प्ट को कैसे बढ़ाया जाए। हमें ये एनालिसिस करवाता है कि कहां पर हमारा वीक पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं मॉक को लेकर के हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, अधिक से अधिक मॉक देने की आवश्यकता होना चाहिए, लेकिन वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर। यस सर, आपने ये बताया हमारे प्यारे दर्शकों को, ये बहुत अच्छा था सर। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कुछ लोग कहते हैं कि साथ में करना चाहिए, ये कहां तक सही है? हाँ, ये तो ऐसी वाली बातें हुआ। आपको बता दूं कि यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम जो है, ये एग्जाम सांप सीढ़ी का खेल जैसा है। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर गए और मेंस अगर आप क्वालिफाई ना किए डिस्क्वालिफाई, तो फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। मेंस और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए और इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स मिल गए तो फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा, यानी रीस्टार्ट। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सोचने वाली बातें हैं। प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन है ना, नंबर ऑफ पीपल्स एलिमिनेट होंगे, लेकिन अगर आप तत्पर नहीं, क्या लगता है आपको कि आपने 12 महीने की तैयारी की, जिसमें से आपने 12 में से 10 महीने प्रीलिम्स की तैयारी किया और लास्ट के 2 महीने में आपने मेंस की तैयारी किया, इज इट संभव? मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है और ये कला एक दिन में डेवलप नहीं होता है। तो फर्स्ट डे से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ये कहने वाली बातें हैं कि आप लास्ट के 2 महीने, मैंने बिहार राज्य में देखा एक ऐसी परंपरा जहां पर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाती है, मेंस की तैयारी नहीं करवाई, यानी आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी साथ में करें, क्योंकि 70 से 80% दोनों सेम है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क करें, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो गई। और प्रीलिम्स के अगर दूसरे दिन अगर कमीशन ने ये कहा कि भैया मेंस की लेने वाले हैं, तो आपके अंदर में इतनी पोटेंशियल, आपके अंदर में इतनी बेहतर प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप अगले दिन भी इस एग्जाम के लिए देने के लिए रेडी रहें। तो मुझे लगता है कि दोनों एक साथ होना जरूरी, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही किया है और हुआ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा अगला सवाल ये है सर कि ये तो पीटी और मेंस की बात हो गई, जो बच्चे बिगनर हैं वो तैयारी कैसे स्टार्ट करें? ये बिगनर की अगर हम बात करें तो बिगनर वो हैं जो गलत हाथों में अगर चले गए तो बिगनर और एंड में भी तब्दील हो जाता है। बिगनर के लिए एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन, कमीशन, अगर हम जिस भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, तो मुझे लगता है कि पहले आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ें। एक फाउंडेशन केबीसीआईएस एकेडमी ने 3 ईयर का प्रोग्राम भी लेकर के आया है बिगिनर्स के लिए खास करके, ताकि उसको ग्रेजुएशन
फर्स्ट से ही उसकी तैयारी करवाया जाए, उसको पढ़ना सिखाया जाए, उसको लिखना सिखाया जाए, उसके बेस फाउंडेशंस को मजबूत किया जाए, आंसर प्रैक्टिस करवाया जाए, उसको लिखने की कला उसके अंदर में डेवलप किया जाए। इस तरीके के सारे प्रोग्राम्स हम लोग करवाते हैं ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बिगिनर्स के लिए माइंड फोकस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बेसिक से उसको शुरू करने की जरूरत है आपका। तो बेसिक यानी कि एनसीईआरटी 6 से 12 की एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़े, डेफिनेटली ये हो जाएगा। स्टार्टिंग डे से ही नहीं लक्ष्मीकांत लेके बैठ नहीं गए, नहीं, ये तो स्पेक्ट्रम मूर्खतापूर्ण लेके बैठ होगा, गए, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं करना है। ये मोटी मोटी किताब एक दिखावा है, एक वजन देता है कि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दरअसल इसका कोई महत्व नहीं है। मोटी किताब पढ़ने से सफलता नहीं होती है, मोटी आकलन इससे सफलता नहीं होती। एक बेहतर स्ट्रैटेजी, डायरेक्शंस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। अब एक कमेंट सेक्शन में सर क्वेश्चन चल रहा है, मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, ओके। उसको मैं पढ़ रहा हूँ। सर, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, यानी मैं सुदूर ग्रामीण इलाकों से हूँ और मैं चाहता हूँ कि केवीसीआईएस एकेडमी में जुड़ूं, तो मैं कैसे आपसे मिल सकता हूँ या जुड़ सकता हूँ? अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे कर सकता हूँ? केवीसीआईएस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव भी तो यही है कि गांव का हर बच्चा, हर बेटी बहन, जितने भी लोग हैं इसके साथ जुड़े ही नहीं, इस राज्य की जो लिटरेसी, जो साक्षरता दर है, हमारा ऑब्जेक्टिव साक्षरता दर को बेहतर करना नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति के अंदर में सिविल सर्विसेज एक तरीके का इंटेलेक्ट है, एक बुद्धिमत्ता है, एक तरीके का मैच्योरिटी लेवल है, एक तरीके कह सकते कि प्रौढ़ता है, जो एक बार पढ़ने के बाद वो आपके अंदर में डेवलप्ड हो जाता है, जिससे आप एक बेहतर नागरिक बन जाते हैं। आपको अपने अधिकारों के बारे में समझ हो जाती है, अपने बारे में समझ हो जाती है, समाज सोसाइटी से लेकर एक बेहतर आप नागरिक का निर्माण होता है। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों को सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो, जॉब लगना और ना लगना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक बेहतर नागरिक बनना ये आपके हाथ में है। तो कोई भी जो बच्चा है, जो कहीं से भी है, जो ग्रामीण क्षेत्र से है या फिर ऐसे इलाके से है जहां पर उस सुविधा ना हो, वो भी केवीसीआईएस एकेडमी के थ्रू जो है ऑनलाइन ऐप के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हैं। उन सब के लिए जो गरीब हैं, अमीर हैं, डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, मेरा लास्ट और अंतिम सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, एक लाइन में सफलता का राज क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सफलता को एक लाइन में डिफाइन। देखो, अगर हम सफलता की बात करें तो सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। हालांकि मेजरमेंट पैरामीटर करना थोड़ा गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज में सफलता को आर्थिक, इकोनॉमिक एक तरीके से कह सकते हैं कि आधार पर उसको मेजर करते हैं। सफलता का मतलब होता है संतुष्टि। अगर आप अपने काम और अपनी चीज़ों से प्राप्त करके अगर आप संतुष्ट हैं, वही व्यक्ति सफल है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सफल नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर में संतुष्टि को डेवलप करना। मैं सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया, पर मैं संतुष्ट हूँ, यानी कि मैं सफल हूँ। एक सर और सवाल है मेरा, थोड़ा सा सवाल हो तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है ना? सर, ये थोड़ा सा हटके सवाल है सर। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिला चेयरमैन बनने का, यूपीएससी के या बीपीएससी का चेयरमैन बनने का, तो आप क्या सुधार करना चाहिएगा सिस्टम में? अब सबसे पहला बात तो ये मौका मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया। लेकिन वो मित्र या जो भी हैं, जो अभी उस पद पर हैं, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये भी कि बहुत सारे रिफॉर्म की आवश्यकता है। आज हमारे देश में जितने भी सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, उसमें उनको कहीं ना कहीं प्रेस्टीज और मनी का भूख दिखता है, जो कि इस राष्ट्र के लिए के हित में नहीं है। तो मुझे लगता था कि सिविल सर्वेंट का मतलब राष्ट्र का हित होता है, और राष्ट्र की हित इसमें मुझे नहीं दिखता है। यानी कि इस कमीशन को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, यानी पॉलिसी की कमी है। मार्क्स और नंबर एक बेहतर प्रशासक नहीं बना सकता। मैं उदाहरण के तौर पर इतिहास के पन्नों में जाऊंगा, मध्यकालीन भारत का शेरशाह सूरी
राजा नहीं था, एक प्रशासक था, वो सिविल सर्वेंट था। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जिसकी एक विजन होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होना चाहिए और उसमें सत्यता होना चाहिए। संविधान के प्रति जो है एक तरीके का संविधान के प्रति वो डेडिकेशन होना चाहिए। संविधान के अधीन में रहकर एक बेहतर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, उनमें निडरता होनी चाहिए, उसमें डर भी किसी प्रकार का ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हो या किसी का भी हो। तो अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं और आपके अंदर में डर है, अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप बेहतर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, इसका मतलब आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं पर प्रशासन की कला आपके अंदर में नहीं है, यानी कि आप एक बेहतर प्रशासक नहीं है। तो कमीशन को सोचने की आवश्यकता है कि बेहतर प्रशासक कैसे बनाया जाए, इसके लिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जिसका एग्जाम्पल लिया शेरशाह सूरी का, मैं उसमें जोड़ूंगा सर कि एक साधारण सा सैनिक, तो इससे ये सीखने को मिलता है कि आप कैमरे के साइड में जो बैठे हुए हैं, आपको भी ये बता दूं कि एक साधारण सा सैनिक पहले तो वो एक सेना में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो लीडर बनते हैं, उसके बाद वो पूरी मुगल सल्तनत को पीछे करके बिल्कुल एक नई वंश का स्थापना करते हैं। तो इसे ये साफ पता चलता है कि एक साधारण सा परिवार का बच्चा भी शेरशाह सूरी जैसा योग्य बन सकता है, प्रशासक बन सकता है। प्रशासन एक कला है, प्रशासन एक आत्मविश्वास है, प्रशासन एक व्यवस्था करने की चाह है, सब कुछ ठीक करने की चाह है, जनता के प्रति एक विश्वास है, एक भरोसा है प्रशासन। और वो जरूरी नहीं कि वो सिविल सर्विसेज से ही आए, वो हर व्यक्ति के अंदर में हो सकता है। वो हर शायद अगर अभी भी हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से पीछे है, मजबूत नहीं है, मैं मानूंगा कि भारत देश का लोकतंत्र अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो शायद आने वाले कल में होगा, इस बात की मुझे आशा है। और सरकार और जितने भी लोगों को चाहिए कि निष्ठापूर्वक राष्ट्र के प्रति अपने आप को निछावर करे और एक बेहतर प्रशासन के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। बस यही था, यही चीजें। मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जवाब बहुत ही संतोषजनक था और मैं चाहूँगा, मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को भी ये बहुत ही संतोषजनक लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच।